हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सजाउद्दीन खान। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि इस बार जो आपका सी सेट का एग्जाम हुआ, यूपीएससी में सी सेट का जो एग्जाम हुआ उसमें मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे लेवल के आए थे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स का बेसिक पहले से ही क्लियर था, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। उन्होंने ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए होंगे या फिर इतने तो सॉल्व कर ही लिए होंगे कि हमारा सीसेट का पेपर क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि सीसेट में हमें फुल मार्क्स तो लाने नहीं होते, वहां से मेरिट तो बनती ही नहीं है। तो हमें इतना स्कोर एटलीस्ट कर लेना होता है कि हम क्वालिफाई कर जाएं। और क्वालिफाई करने के लिए अगर आपने मैथ्स के 50% क्वेश्चंस भी सही कर लिए थे, तो इस बार मैथ्स के क्वेश्चन करीबन 33 से 35 33 टू 35 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट आपकी केवल मैथ्स के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपके जो अपकमिंग नेक्स्ट ईयर की आप जो तैयारी कर रहे होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का होगा। और ये सेशन में मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और समझा के रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करने की और उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने की। तो ये जो पेपर था वो आपका जीएस का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ही आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश वाला सेक्शन आता है जो कि क्वालिफाई होता है। तो ये अभी आपका मेरे ख्याल से 28 मई को पेपर हुआ था। 28 मई को पेपर हुआ था ना, तो उसका सारे का सारा सॉल्यूशन यहां पे आपको मिलने वाला है। तो पहला ही क्वेश्चन, अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि उस पेपर में पहला ही क्वेश्चन जब मैथ्स के सेगमेंट में आता है, मैथ्स के क्वेश्चन आना जहां से शुरू होते हैं, वहां पे अगर आप देखोगे तो यही वाला क्वेश्चन आपको नजर आया था। तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाते हैं या नहीं। मुश्किल से 10 से 20 सेकंड का वेट करेंगे और फिर आपको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहना था? लेट x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? मान लीजिए कि x एक धनात्मक पूर्णांक है जैसा कि 7x plus 96, तो x से विभाज्य है। x के कितने मान संभव हैं, यह क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो क्या करना होता है? 7x plus 96 एक नंबर है और यह कहा जा रहा है कि यह नंबर x से डिविजिबल है। तो एक बात समझिएगा, x से जब डिविजिबल है इसका मतलब ये तो पूरा पूरा नंबर डिविजिबल होगा ही। 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे तो 3, ये वाला पोर्शन तो पूरा पूरा डिविजिबल है। हमें क्या पता करना है, ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जो 96 को डिवाइड कर सके। 96 को जितने भी नंबर्स डिवाइड करेंगे वही हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप x इज इक्वल टू मान लीजिए 1 रखते हैं, जब आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे 7 इंटू 1 प्लस 96, तो 1 रखने पर ये वाला भी पोर्शन डिवाइड, ये वाला भी पोर्शन डिवाइड। जब आप x बराबर 2 रखोगे तो ये वाला पोर्शन तो डिविजिबल हो ही रहा है, 96 भी 2 से डिविजिबल हो जाता है, तो 2 को भी हम ले सकते हैं। इसी तरह से आप 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 3 9, 3 2 6, फिर आप 4 रखे देखेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, या 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 6 जा होता है 16 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 17 से नहीं होता, 18 से नहीं होता, 19 से नहीं होता, 20 से नहीं होता, 21 से नहीं होता, 22 से नहीं होता, सीधे सीधे किससे डिवाइड होता है? 24 से डिवाइड होता है। ठीक है, 24 से डिवाइड होने के बाद और भी हमारे नंबर हो सकते हैं। 24 के बाद आप देखो तो 32 से 3 बार डिवाइड होता है, 32 के बाद 48 से डिवाइड होता है और 48 के बाद अपने आप से यानी कि 96 से डिवाइड होता है। 96 से बड़ा नंबर हम यहां पे नहीं ले सकते। तो टोटल नंबर कितने मिले जरा काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 12। तो ये तो हो गया बेसिक, जो स्टूडेंट की दिमाग तेज था, जिनकी मैथ्स, दिमाग तो आप लोगों का बहुत तेज है यार, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, लेकिन जिनका मैथ्स में भी दिमाग तेज है वो इस क्वेश्चन को यहां से कर सकते थे। अब जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी की हुई है, जिन्होंने सीसेट की मैथ्स पढ़ी हुई है, वो इस क्वेश्चन को कैसे करते जरा समझिएगा ध्यान से। सिंपल सा, हमें 96 के डिवाइजर्स चाहिए। क्या चाहिए? 96 के डिवाइजर्स चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स 32 गुणे 3 होता है, यानी कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसके भी आपको डिवाइजर निकालने हैं उसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मिल जाएगा। और नंबर ऑफ डिवाइजर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1। तो जब p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 करेंगे तो p की वैल्यू 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6,
Q की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12, यानी कि जो भी पावर होती है उनमें 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो बेसिक्स से करेंगे तो ये, और जिन्होंने मैथमेटिक्स की ट्रिकी मैथमेटिक्स पढ़ रखी है वो यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लॉजिकल बेस क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आप आंसर दे सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ P, Q, R एंड S आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, सिंगल डिजिट है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है आपको P प्लस Q और R प्लस S की। ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो जब ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है सिंगल डिजिट में, तो सिंगल डिजिट में हमारे सबसे बड़े नंबर कौन से होते हैं? 9, 8, 7, 6, यही हो सकता है, इनके अलावा तो और कोई होता नहीं है सबसे बड़ा नंबर। अब इसमें भी पॉसिबिलिटी बनाइए, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए आपने P बराबर 9 रखा और Q बराबर 8 रखा, यह आपकी पहली कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है कि R बराबर 7 हो जाएगा और S बराबर 6 हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? 9 और 7 को ऐड कर दीजिए और यहां पे 8 और 6 को ऐड कर दीजिए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? 9 और 6 को ऐड कर दीजिए और 8 और 7 को ऐड कर दीजिए। यही एक कुछ कंडीशन हमको दिख रही है जिसमें हमारा मैक्सिमम नंबर मिल सकता है, यही तो कंडीशन दिख रही है। तो जरा कैलकुलेट कीजिएगा, तो 9 और 8 कितना हो जाता है? 17, 7 और 6 कितना हो जाता है? 13, तो 17 गुणे 3 21 का 1 कैरी दो, 17 एकम 17 2 19, 19 17 3 51, 51 होता है भाई, 5 221 आएगा, 221 ऑप्शन में है बट रुक जाइएगा, यहां पे आ जाइए। 9 7 16 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 224, ये भी ऑप्शन में है, इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता, लार्जेस्ट अभी तक 224 हो गया। तीसरे नंबर को चेक करोगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, और 8 और 7 भी कितना हो जाएगा? 15, और 15 15 मिलकर कितने हो जाते हैं? 225। लार्जेस्ट कौन सा मिल गया? 225, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट था। तो इसमें ना तो कोई फॉर्मूला लगाना था, ना कोई शॉर्ट ट्रिक लगाना था, सिंपल सा सोच के देख लेना था कौन से नंबर पॉसिबल है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, लेकिन वही चीज है, अगर आपने कंपटीशन लेवल की मैथ्स पढ़ी है, आपने सी साइड की क्लासेस देखी हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। क्या आप में से कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? बताएं। समझे कैसे करना था इसको। 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? इसका आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जान लीजिए कि किसी भी नंबर को, जैसे कि 1 1 1 1 1 1 कितनी बार लिख गया? 6 बार। 2 2 2 2 2 2 या फिर 3 3 3 3 3 3, तो ये आप अच्छे से जान लीजिए कि किसी भी नंबर को अगर आपने 6 टाइम्स लिख दिया, अगर आपने 6 टाइम्स लिख दिया तो वो 110% 7 11 13 एंड 37 से डिविजिबल होगा। तो अभी हमारे पास केवल यहां पे 13 का ही यूज हो रहा है, तो मैं थोड़े ही नंबर लिख रहा हूं, अदरवाइज 37 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है। ठीक, तो 7 11 और 13 से हमेशा डिविजिबल होगा अगर कोई भी नंबर आपका 6 बार लिख गया। आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिविजिबल हर हाल में होंगे। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है जब सी साइड की क्लास ली जाती है मैथ्स की, मैं जब क्लास लेता हूं तो ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूं कि 7 से भी डिविजिबल, 11 से भी डिविजिबल, 13 से भी डिविजिबल, रिमाइंडर का रूल होता है। ठीक, तो यहां पर आपने देखा कि हमें 99 टाइम्स लिखना है। जब 99 टाइम्स लिखना है तो 6 के पेयर बनाना आप शुरू करोगे। पहला पेयर कंप्लीटली डिविजिबल, दूसरा 6 का पेयर कंप्लीटली डिविजिबल, तीसरा 6 का पेयर कंप्लीटली डिविजिबल, तो कहां तक पेयर बन जाएंगे? 96 टाइम्स तक तो पेयर बन जाएंगे। 96 टाइम्स जब आपने 9 लिखा है तो वो पूरे डिविजिबल हो चुके हैं। बचे कितने हैं? 96 डिविजिबल हो गए तो बचे कितने? 3 बार, तो 9 9 9 ही तो बचा होगा। 96 तक तो 6 6 6 6 रिपीट हो रहे थे, सारे के सारे डिविजिबल हो गए, केवल कितना बच रहा होगा? लास्ट के 3 बार, यानी कि 999। तो अब हमें डिवाइड करना है किससे? 13 से डिविजिबल डिवाइड करना है, आंसर ले लेना है। 13 से डिवाइड कर दो तो 13 सत्ते 91, कितना बचेगा? 8 बचेगा, 89 होता है, 13 छंगा 78, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्लियर?
अच्छा लगा, समझ में आया? तो अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और स्टूडेंट्स जो भी इस क्लास को देख रहे हो सीरियस होकर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ऑफलाइन कमेंट्स ही आप लोग देखेंगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 होता है। 9 अंकों की एक संख्या लिखनी है जिसका प्रत्येक अंक 1 कर देना है। इसे स्वयं से गुणा किया जाता है, स्वयं से गुणा किया जाता है यानी कि उसका स्क्वायर कर देना है। परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग क्या होगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। हमें नंबर चाहिए 9 अंकों की एक संख्या जिसमें सारे डिजिट 1 हो। तो 1 1 1 1 1 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। ठीक, प्रत्येक अंक 1 है, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर। हमें इसका स्क्वायर करना है और फिर डिजिट का सम करना है। तो काफी बड़ा टास्क नजर आ रहा है, कितने बड़े से नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो हाँ, मेहनत तो होगी। बाकी अगर स्क्वायर निकालना चाहो ना तो भी निकाल सकते हो। 1 से लेके 9 तक के नंबर लिख दो और 9 से लेके वापस से 1 तक के नंबर लिख दो तो कंप्लीट स्क्वायर निकल आता है। ठीक, इसकी ट्रिक होती है। बट अभी एक बात समझना, हमसे क्वेश्चन में अंकों का योग पूछा जा रहा है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का डिविजिबिलिटी रूल पता है, या तो 3 में होता है या तो 9 में होता है। नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर आपने इस नंबर को 9 बार लिख दिया है तो ये नंबर 9 से जरूर डिवाइड होगा। तो इसका सम 9 से डिवाइड होगा ना। 9 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर दिख रहा है 81, यही आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना जिन्होंने पढ़ा है। बाकी दूसरा तरीका भी बता देता हूं, लेकिन उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। एक बात बताइए, 1 का स्क्वायर क्या होता है? केवल और केवल 1। अगर हम 1 को 2 बार लिख दें तो कितना हो जाता है? 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर भी आप सभी को अच्छे से पता है, 121 होता है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको 111 का स्क्वायर याद है, तो आधे लोगों को नहीं याद होगा, बट मैं आपको बता दूं कितना होता है, 1 2 3 2 1। मतलब एक कॉन्सेप्ट देख रहे हो, जब 1 का स्क्वायर है तो 1 लिख दिया, 11 का स्क्वायर है यानी कि 2 बार है तो 1 से 2 तक गए, वापस आ गए। 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 तक जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम 4 बार स्क्वायर करेंगे तो क्या करोगे, 1 2 3 4 तक गए, 4 नंबर तक गए, वापस आ जाइए, 3 2 1। ठीक, ये सारे स्क्वायर होते हैं। तो इस तरह से भी स्क्वायर निकाल के कर सकते हैं। बट यहां पर भी एक पैटर्न फॉलो होता है। जरा उस पैटर्न को अगर आपने पकड़ने की कोशिश की, एक डिजिट है, एक ही आएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, जरा इनके डिजिट का सम करिएगा। 2 1 3 और 1 4। डिजिट कितने थे? 2। 2 का स्क्वायर सम कितना आ गया? 4 आया ना। इधर आ जाइए, डिजिट कितने हैं? 3। सम करिए जरा। डिजिट कितने हैं? 3। सम करिए जरा। 2 1 3 3 3 6 2 8 और 1 9। जब सम 3 था तो जब डिजिट 3 थे तो सम 3 का स्क्वायर यानी कि कितना मिल गया? 9। बिल्कुल सही। तो यहां पे देख लीजिए, इनका 4 है तो अब सोचो जरा क्या होगा। 4 का स्क्वायर 16 सम होना चाहिए। तो कितना है? 2 1 3 3 3 6 4 10 10 3 13 2 15 और 1 16। आया सम 16। आया सम 16 यानी कि एक डिजिट है तो सम कितना? 1 है। 2 डिजिट है तो 2 का स्क्वायर 4। 3 डिजिट है, 3 का स्क्वायर 9। 4 डिजिट है, 4 का स्क्वायर 16। तो यहां पे 9 डिजिट है और 9 डिजिट है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? सम 81। फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या आंसर होगा बता सकते हैं? यह क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में आपको अच्छा खासा समय देना होगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और एक चीज जान लीजिए कि ये याद रखा करिए कि आप लोग सीसेट का जब पेपर दे रहे हैं तो आपको नंबर केवल क्वालिफाइंग चाहिए। तो अगर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन की बात तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिन्हें हम क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक, तो परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है मैथमेटिक्स के सेक्शन में। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। चलो हम समझाते हैं। पहले तो आधे लोग क्वेश्चन समझ लें क्या होता है। What is the sum of all digits which appears in all the integers from 10 to 100? यानी कि 10 को भी इंक्लूड करना है और 100 को भी इंक्लूड करना है। 10 को भी, 100 को भी। ठीक, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मतलब क्या है इसके कहने का, यह समझिएगा। 10 से स्टार्ट करना है, 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20, 21, 22, 23 ये सारे चलेंगे। यहां पे 30 से स्टार्ट होगा, 31, 32, 33 ये सारे चलेंगे। फिर 40 से स्टार्ट होगा, ये सारे चलेंगे। इतना समझ में आया? इसके बाद इन डिजिट का सम करना है। जैसे कि 1 कितनी बार आया? 1 कितनी बार आया? 10 बार। 2 कितनी बार आया? 10 बार। 3 कितनी बार आया? 10 बार। 4 कितनी बार आया? 10 बार। इस तरह से सम करना है सबका। ठीक, समझ में आई बात? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 कितनी बार आ रहा है जरा ध्यान से देखना। 1 कितनी बार आ रहा है? अगर आप 1 को देख रहे हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 कितनी बार आएगा? 10 बार। उसी तरह से 2 को देखो, 20 में, 0 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वापस से जाओगे तो 0 से 9 जाओगे यानी कि 10 मिलेगा। तो एक सम ही तो निकालना है। 1 आपको कितनी बार मिलेगा? 10 बार। 2 आपको कितनी बार मिलेगा? 10 बार। 3 आपको कितनी बार मिलेगा? 10 बार। 4 आपको कितनी बार मिलेगा? 10 बार। 5 आपको कितनी बार? 10 बार। 6, 7, 8, 9 सारे के सारे नंबर कितनी बार मिलेंगे? 10 बार। 1 से लेके 9 तक जो है वो आपको कितनी बार मिलने हैं? 10 बार तक। यहां तक समझ में आया? पहले बोलो, इतना क्लियर? ठीक, अब इस लाइन को पकड़ना, इस लाइन को पकड़ना। 0 तो हमारे काम की है नहीं, 0 से ऐड करने से कुछ नहीं होने वाला। 1 यहां पे 21 में 1, 11 में 1, 21 में 1, 31 में 1, 41 में 1, 51 में 1, 61 में 1, 71 में 1, 81 में 1, 91 में 1। कितनी बार मिलेगा? 9 बार। उसी तरह से 2 भी कितनी बार मिलेगा? 9 बार। 3 भी कितनी बार मिलेगा? 9 बार। सारे के सारे 1 से लेके 9 तक के जो नंबर हैं, 1 से लेके 9 तक के जो भी नंबर हैं वो हमें कितनी बार मिलेंगे? 9 बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक, साथ में ये तो आएगा 99 तक। हमें 100 का भी डिजिट का सम करना है और 100 की डिजिट में केवल एक ही तो ऐड करोगे, 0 को तो ऐड करने से कोई फायदा नहीं है ना भाई? ठीक, तो अब देखो सिंपल सा है। 1 से लेके 9 तक का सम पता है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। n+1/2 ही तो फॉर्मूला होता है। लगा दीजिए, अब पूरा आपको समझा दिया है, अब आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब तो कर सकते हैं ना कि अब भी नहीं कर पाएंगे? सिंपल सा है, n+1 10/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस यहां पे भी 9 गुणे 10/2 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 1 कर दीजिएगा। 2 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 9 पना 45, 450 यहां पे हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 9 पना 45, 45 गुणे 9 कुछ होता है, कुछ तो होता ही होगा। 9 पना 45 के 5 कैरी 4, 9 चौके 36, 4 40 और प्लस का 1, तो 856 आंसर आ रहा है। 856 ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट है। क्लियर हो गया? मजेदार क्वेश्चन था, टाइम टेकन क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, और अगर आप ऐसे नहीं जोड़ोगे ना तो फिर और ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ, यहां पे आप ये भी कर सकते थे, 10 और 9 19 डायरेक्टली कर सकते थे, कॉमन लेके भी कर सकते थे। ओके, चलिए, अच्छा लगा क्वेश्चन? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें थोड़ा सा अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, जहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। आपके सीसाइड के पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा गया है ना, वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड पूछा गया है। बस ये है कि आपने कॉम्बिनेशन का बेसिक पढ़ रखा हो, वरना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हल्की सी दिक्कत आएगी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, इसीलिए पूरी क्लासेस देखिएगा। एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी जो है वो एक वर्ग है। ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग है, बना लिया हमने। अब 1 पॉइंट ईच ऑन ए बी एंड सी डी, 1 point each on AB and CD and 2 distinct point on each of BC and DA। तो 2 पॉइंट आपको इस पे बनाने हैं, 2 पॉइंट आपको इस पे बनाने हैं। दोनों पे ही 2-2 पॉइंट बनाने हैं कि नहीं बनाने? बना दिए। ठीक, दोनों पे ही 2-2 पॉइंट आपके बन गए। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट। देखो, कभी भी ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कितने वर्टेक्स की जरूरत पड़ती है? 3 वर्टेक्स की।
यानी कि आपको 3 पॉइंट लेकर एक ट्रायंगल बनाना है, तो कभी हो सकता है कि आप इन तीनों को ले लो, कभी हो सकता है आप इन तीनों को ले लो, कभी आप इन तीनों को ले लो, कभी इन तीनों को ले लो, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी 3 पॉइंट लीनियंट नहीं होने चाहिए, लाइन पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइन वाले 3 पॉइंट से आपका ट्रायंगल बन जाता है तो उसको माइनस करना, ट्रायंगल नहीं बनता है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो उस केस में तो हम ट्रायंगल हर एक कंडीशन में नहीं बना सकते अगर तीनों पॉइंट लाइन पे हो जाएंगे तो। बट यहां पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको लाइन पे बनाए 3 पॉइंट लगातार, नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल पॉइंट कितने हो गए? 6 में से आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। जब 6 में से आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR होता है, तो वही चीज है, 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, 6C3 हो गया। इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है 6 को 3 बार पीछे मल्टीप्लाई करो, 6 5 4 और फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दो। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, याद रहे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 5 गुणे 4, आंसर कितना आ जाएगा? 20। दैट्स इट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का था, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पूरा यहां पे यूज हो रहा था। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा सा क्वेश्चन, फिर से डिविजिबिलिटी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो विभाजन, जो आपने पढ़ा था अभी, नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1186 को इन प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित करने पर 31 की याद दिलाती है? ये हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत है, 31 शेषफल बचता है। रिमाइंडर होना चाहिए था, इस वजह से वो गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, रिमाइंडर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1186 को इन प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित करने पर 31 शेषफल देती है? ठीक, 31 अगर शेषफल दे रही है तो यानी कि किससे डिवाइड हो रही होगी, किसको डिवाइड कर रही होगी? तो 31 शेषफल है तो 31 हमने हटा दिया, 5, 8 में से 3 घटाओगे, यहां पे भी 5 और यहां पे कितना हो गया? 1155। यानी कि हमें ऐसे नंबर चाहिए हैं जो 1155 को डिवाइड करे और साथ में 31 रिमाइंडर भी चाहिए ना, 31 रिमाइंडर चाहिए है। सोचो, अगर वो संख्या 31 से छोटी हो गई, अगर वो संख्या 31 से छोटी हो गई तो क्या डिवाइड करने पर 31 के बराबर रिमाइंडर दे सकती है कभी जिंदगी में? नहीं। मान लो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करने पर इस पर रिमाइंडर कुछ मिलेगा, इस पर रिमाइंडर कुछ मिलेगा, 31 तो नहीं आ सकता। यानी कि डिवाइजर जो होगा, डिवाइजर जो यहां पे लोगे वो ग्रेटर देन लोगे किससे? 31 से। 31 से बड़े ही डिवाइजर लेने पड़ेंगे, अगर छोटा लोगे तो 31 रिमाइंडर कभी जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो भैया हमें डिवाइजर निकालने पड़ते हैं। डिवाइजर निकालो, 5 5 10 12 3 से डिवाइड होता है, 3 3 9, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे ना फिर से डिवाइजर निकालने के लिए। 3 3 9, 2 बचेगा, 3 8 24, 3 बचे 15। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे 5 7 35, 5 7 35, 7 से डिवाइड करोगे 11 बार जाएगा, 11 से डिवाइड करोगे 1 बार आ जाएगा। टोटल फैक्टर्स कितने मिलेंगे? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर भी 1। ठीक, तो 1 में सब में 1 1 ऐड कर दो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मिल गए टोटल डिवाइजर। लेकिन आपको 31 से छोटे तो लेने ही नहीं है, 31 से तो छोटे लेने ही नहीं है। अब इनमें से 31 से छोटे कौन कौन से बन सकते हैं? आपको 1 नहीं लेना, इसमें तो डिवाइजर में 1 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 1 भी इंक्लूड होता है, 1155 भी इंक्लूड होता है। 1 नहीं लेना, 2 से तो वैसे भी डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको क्यों लोगे? 3 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, 7 नहीं लेना, 11 नहीं लेना। हो गए, इधर तक हो गए। उसके बाद 5 गुणे 3 15 भी तो बन सकता है, 5 गुणे 3 15 भी तो बन सकता है, 3 सत्ते 21 भी तो बन सकता है, 3 सत्ते 21 भी बन सकता है। अब 11 सत्ते 77 नहीं बना सकते, 77 तो लेना है क्योंकि वो 31 से बड़ा है। उसके बाद 7 गुणे 3 21 हो गया, 11 गुणे 5 55 होगा, 11 गुणे 3 33 होगा, 7 गुणे 3 21 होगा, सारे के सारे नंबर हो गए, 3 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, 3 और 4 7 हटा दो। जब 16 में से 7 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 9। आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का? 9। बस ये एक बार फिर से चेक कर लेना, 31 से छोटे नंबर होने चाहिए सारे के सारा। तो 1 3 5 7 11 4 तो यही हो गए। उसके अलावा 3 गुणे 5 15 भी होगा, 7 गुणे 5 35 नहीं हो सकता, 77 नहीं हो सकता, 11 गुणे 3 33 नहीं हो सकता, 7 गुणे 3 21 हो सकता है बस। ओके, तो यही नंबर आपने हटा दिए
क्योंकि इनसे डिवाइड करने पर 31 रिमाइंडर नहीं आएगा इसलिए, और 9 आंसर मिल गया। क्लियर, समझ में आ गया? फिर से डिवाइजर का कॉन्सेप्ट था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा, फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही है, इसको भी सॉल्व करिए जल्दी से। इसको भी जल्दी से सॉल्व करिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज होगा आपका। अंक 1 2 3 4 से बनी 2000 से कम के सभी 4 अंकीय संख्याओं का योग क्या है जहां कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, कोई भी अंक दोहराया नहीं गया। अब परम्यूटेशन, यहां पे परम्यूटेशन यूज होगा, नंबर बनाना पड़ेगा, पहले प्लेस पे कौन से रख सकते हो, दूसरे प्लेस पे कौन से रख सकते हो। तो अगर हमसे यह पूछा जाता ना कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, अगर हमसे ये यहां पे पूछा गया कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में तो संख्याएं ही पूछ रहा है और संख्याएं निकालनी पड़ेगी क्योंकि सम पूछ रहा है, सम ऑफ डिजिट पूछ रहा है, सम ऑफ संख्याएं पूछ रहा है। देखिए व्हाट इज द सम ऑफ, सम पूछ रहा है, ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000। चलो एक अच्छी चीज बोलिए कि लेस देन 2000, ठीक, फॉर्म्ड बाय डिजिट 1 2 3 4, ठीक, और इनमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अच्छी चीज यह है कि आपकी फर्स्ट डिजिट 1 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर 2 रखोगे तो 2000 से बड़ा, 3 रखोगे 2000 से बड़ा, 4 रखोगे 2000 से बड़ा, तो क्या होगा, केवल केवल 1 होगा। नंबर बना के देख लो कौन सा बड़ा टास्क है ये, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। पहला नंबर क्या बन सकता है, खुद 1 2 3 4, ठीक, उसके बाद क्या बन सकता है 1 2 4 3, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा इन दोनों के साथ। उसके बाद 1 3 2 4 और 1 4 1 3 3 लिखा रहने, चलो कई सारे बनाने ना, 4 2, इसके बाद 4 को यहां ले आओ, जब 4 को यहां ले आओगे तो 4 के बाद यहां पे क्या बचेगा 2 3, और यहां पे 1 4 3 2, इसके अलावा और कोई तो नंबर बनने नहीं है, इसके अलावा और कोई नंबर तो बन नहीं सकते। जरा ऐड करके देखना कितना आ रहा है, 4 3 7 4 11 11 2 13 13 3 16 16 2 18 का 8 कैरी 1 4 4 8 2 10 4 14 14 2 16 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 19 98, केवल एक ही जगह पे मिलना, यही आंसर आने वाला है, देख लीजिएगा 19। तो कैरी कितना मिला था, भूल गए, दोबारा से काउंट कर लो, कैरी कितना मिला था दोबारा से काउंट कर लो, 4 4 8 8 2 10 10 4 14 2 16 19 19 9 कैरी 1 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11 4 15 15 4 19 का 9 कैरी 1 1 2 3 4 5 6 7, आंसर विल बी 7998। क्लियर, समझ में आ गया? तो अच्छा सा क्वेश्चन था, परम्यूटेशन लगा सकते थे अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करने थे कि आखिरकार कितने बन सकते थे। पहले प्लेस पे 1 को फिक्स कर देना था, 3 जगह पे 3 डिजिट रखने थे, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, बस। ठीक, क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से, गुड। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया था, मैं कह रहा ना इस बार के सीसेट के लेवल क्वेश्चन के बहुत शानदार थे, बहुत शानदार, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और फिर आपको सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कराया। सुने, एक 3 अंकों की संख्या एबीसी है, एक 3 अंकों की संख्या है जिसका नाम एबीसी है, हमें नंबर्स नहीं पता, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है। इसको अगर हम डी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 37 डी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मान लीजिए आपकी एक संख्या है 2 3 1, तो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 37 4 4, ये मतलब है कि जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 आए, 5 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 5 5 आए, 6 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 6 6 आए, ये मतलब है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको बनाया गया है कि लास्ट में आपका डी डी आना चाहिए, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही डिजिट लास्ट में 2 बार आना चाहिए। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, मत जाना, समझना कैसे करना होता है। कोई भी एक नंबर है एबीसी, हमको नहीं पता, अभी तो आपको पता नहीं है, लेकिन ए बी सी अलग अलग डिजिट है, कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिल गया 37 1 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 37 1 1 मिल गया। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पे ए बी सी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3711 आ गया, इसका मतलब एबीसी बराबर भी कितना हो जाएगा 3711, और एबीसी हमारा 3 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब आंसर में
1 तो नहीं आ सकता। क्लियर हुआ? D बराबर 1 तो नहीं हो सकता, ये तो आपको क्लियर है, क्योंकि ABC एक 3 डिजिट का नंबर है बस। सिमिलरली अगर आप इसको D बराबर 2 रखोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, कितने डिजिट का नंबर मिलेगा? अभी भी 4 डिजिट का नंबर मिलेगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 ना, डिवाइड ही नहीं हो रहा। पहली बार तो डिवाइड, सॉरी मैं आपको समझा दूं, डिटेल से समझा दूं, रुक जाइए। ABC को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे अब हमारा क्या हो जाएगा? 3722। ठीक, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ABC 3 डिजिट का नंबर ना मिलकर हमें 4 डिजिट का नंबर मिलता है। सिमिलरली अगर हम ABC में 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3733। तो यहां से हमें ABC की वैल्यू कितनी मिलेगी? ABC की वैल्यू मिलेगी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। और वैसे भी देखो तो डिवाइड ही नहीं होता, यानी कि 3 आंसर तो हो ही नहीं सकता। उसी तरह से अब हम ABC में क्या मल्टीप्लाई कर दें? 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3744। अब डिवाइड करके देखना, तो 4 9 जा ABC की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 4 9 जा 36, 1 कैरी, 4 ती 12 4 छंग 24, 4 ती 12 4 छंग 24। ये ABC मिला और इसमें तीनों डिजिट अलग अलग है। तो मे बी आपका आंसर 936, ABC की वैल्यू 936 हो सकती है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, हमें और भी नंबर देखने पड़ेंगे। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 3755। कितना मिला? 3755। अब आप ABC की वैल्यू निकालोगे, तो आपको कितना मिलने वाला है? 5 से डिवाइड करोगे, 5 7 35, 5 25 और 5 25 25। ABC कितना मिला? 755। नहीं हो सकता आंसर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिफरेंट नॉन डिजिट जीरो है और यहां पे क्या है? 5 5 दो बार रिपीट हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 6 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में 6 आ रहा होगा, मे बी वहां पे भी रिपीट हो जाए, तो नहीं हो सकता। क्या आंसर आ रहा होगा? केवल और केवल 936 आ रहा होगा। सम ऑफ डिजिट पूछा है, 9 3 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। अच्छा खासा क्वेश्चन था ये, अच्छे खासे लेवल का। क्लियर हो गया? समझ आ गया अच्छे से? ऐसे आप कर सकते थे, बाकी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा 1 2 3 4 रख के देख लेते, समझ में आ जाता क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 वाले कॉन्सेप्ट 2 बार पूछा गया आज। पहले एक क्वेश्चन में कराया था जहां पे हमने कहा था कि कोई भी डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो जाता है तो वो नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल हो जाता है। सेम यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी डिजिट 2 बार पूरी 3 डिजिट की लिख दी जाए, फॉर एग्जांपल 111 111, अभी आपको बताया ये किससे किससे डिवाइड होता है? 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। आप लिख दो 1 2 3 1 2 3, लिख के देख लो। ये भी नंबर 7 11 और 13 दोनों से डिवाइड होता है। एक्चुअल में होता क्या है? 7 11 और 13 का एलसीएम पता है क्या होता है? 7 11 और 13 का एलसीएम निकालो जरा, कितना होता है? तो 12 के स्क्वायर कितना होता है? 144 में से 1 घटाएंगे तो 143 हो जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 का 1 कैरी 2, 7 चौके 28, 2 30 की 0 कैरी 3, 7 कम 7 3 10। ये सारे के सारे जो होते हैं ना वो 1001 के मल्टीपल होते हैं। सारे के सारे 1001 के मल्टीपल होते हैं। और जो नंबर 1001 से डिवाइड होता है वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। तो यहां पे भी वही था क्वेश्चन। अगर आपका XYZ लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिख के देख लेना, आपकी मर्जी है। 421 ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। ओके गुड, 10 क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या आंसर आएगा जल्दी से बता सकते हैं आप लोग? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बढ़िया सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। संख्या 1 1 2 2 3 3 4 4 के अंकों को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करके 8 अंकों की कितनी भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि विषम अंक विषम स्थानों पर हो और सम अंक सम स्थानों पर हो। 8 अंकों की संख्या बनानी है, विषम को विषम पे पहुंचाना है, सम को सम पे पहुंचाना है। रिपीटिशन भी हो रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है। जब रिपीटिशन होता है तो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। ये बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगा सी साइड की क्लास में। ठीक, सुने, हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना होता है। 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर हो गया। कोई भी कंडीशन नहीं होती तो सीधे सीधे फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कर देते। बट यहां पे रिपीटेशन हो रहा है और कंडीशन भी बोल रखी है कि इवन को इवन पे रखो, ऑड को ऑड पे रखो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
ऑड वाले ये हो गए 1 3 5 और 7, बाकी जो बचे वो सारे के सारे क्या हो गए, इवन हो गए। तो 4 जगह है 1 3 5 7, और हमारे पास ऑड संख्याएं कितनी है 1 1 3 3, 4 जगह है। 4 जगह पे 4 नंबर बिठाने हैं, कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल 4। 4 जगह पे 4 लोगों को बैठाना है, कितने नंबर्स होते हैं, 4 फैक्टोरियल। साथ में 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2, 3 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2। क्लियर, समझ में आया अच्छे से। सेम अब बचे क्या, इवन, तो 4 जगह पे 4 बिठाने हैं, फैक्टोरियल 4, डिवाइडेड बाई यहां पर भी फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2। ठीक, बीच में एंड की कंडीशन आ रही है ना, और की कंडीशन तो नहीं आ रही है, तो जब एंड की कंडीशन आती है तो आता है मल्टीप्लाई। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना करोगे, 4 4 गुणे 3 12, 12 दूनी 24, 24 बटे 4 ये मल्टीप्लाइड बाई 24 बटे 4 ये, 4 से डिवाइड किया 6 बार, 4 से डिवाइड किया 6 बार, 6 गुणे 6, आंसर कितना हो गया 36। ऑप्शन नंबर सी करना कंफर्म। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो ये भी आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। बहुत सारे क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस्ड पूछे गए हैं, कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको करा दूं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका टाइम एंड वर्क की कॉन्सेप्ट से, कि अगर आपने टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट कभी भी पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर लेंगे। ठीक, अब यहां पे मेरे चेहरे दिखने की तो जगह है नहीं, तो मैं हाइड होके आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। सुने, 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए किसी काम को 8 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 16 दिनों में कर रहा है और सी उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं लड्डू। ए पूरे लड्डुओं को 8 दिन में खाता है, बी पूरे लड्डुओं को 16 दिन में खाता है, सी पूरे लड्डुओं को 12 दिन में खाता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 48। 8 दिन में 48 लड्डू तो एक दिन में 6, 16 दिन में 48 लड्डू तो एक दिन में 3, 12 दिन में 48 लड्डू तो एक दिन में 4। क्लियर, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए अलोन वर्क ऑन मंडे। ए ने काम किया मंडे को, ठीक। बी ने अकेले काम किया ट्यूसडे को, सी ने अकेले काम किया वेडनेसडे को। यही प्रोसेस चलता चला गया, यही प्रोसेस चलता चला गया। हमें टोटल लड्डू कितने खाने हैं 48। पहले दिन ए ने खाए तो 6 खाए, अगले दिन बी ने खाए तो 3 खाए, अगले दिन सी ने खाए तो 4 खाए। इस प्रकार टोटल 3 दिन में कितने लड्डू खत्म हो गए, 6 3 9 4 13। 3 दिन में 13 खत्म, 13 से इसको डिवाइड किया 39 डिवाइड होता है, 13 3 39, 13 3 39। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 इधर भी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 9 दिन, और 9 दिन में आपके कितने खत्म हो जाएंगे 39। ठीक है, 39 दिन खत्म हो गए। अब 39 के बाद अभी खत्म तो नहीं हुए ना, 10वें दिन तो जाओगे ही जाओगे, 10वें दिन तो जाओगे ही जाओगे। तो जब 10वें दिन जाओगे तो 39 और 6 45 खत्म। 10 दिन में कितने खत्म 45 खत्म। बात समझ में आ रही, 10 दिन में 45 खत्म। 11वें दिन जाकर आपका खत्म होगा काम, 11वें दिन आपका खत्म होगा। 11 दिन में कितने खत्म हो जाएंगे 48। क्लियर हुआ, 11 दिन में आपके 48 लड्डू खत्म होने वाले हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो जरा स्टेटमेंट पे नजर दौड़ाइए। स्टेटमेंट में कुछ दे रखा है, जरा स्टेटमेंट में नजर दौड़ाइए। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया है ना कि काम 10 दिन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि 11 दिन में खत्म होगा। 10 दिन में खत्म नहीं होगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका 100% रॉन्ग है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन थर्सडे, थर्सडे को खत्म होगा। तो जरा जोड़ के देखिएगा, 11 दिन मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 दिन खत्म हो गए मंडे टू संडे। फिर 11 दिन बोल रहा है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे को ही खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 1 ओनली। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी सारे पूछे गए थे। ओके, अच्छे से समझ में आ गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन।
एक झंडे को लाल, हरे और पीले रंग में से कुछ यूज करो या सभी का यूज करो। क्षैतिज 4 पट्टियों के साथ डिजाइन किया गया है। अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। एक झंडा बनाना है हमको। 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गई। कुछ यूज करो या सभी को यूज करो। हमारे पास कलर कौन कौन से? रेड है, ग्रीन है, येलो है। तो कंडीशन क्या दे रखी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दीज कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव द सेम कलर। जब सेम कलर की अगल बगल वाली नहीं होनी चाहिए तो जाहिर सी बात है कि ना एक कलर तो हम यूज कर ही नहीं सकते। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर आपने रेड यहां पे यूज किया है तो आप यहां पर रेड यूज नहीं कर सकते, या तो आप ग्रीन यूज करोगे या तो आप येलो यूज करोगे। अगर आपने यहां पे ग्रीन यूज कर लिया है तो फिर अगले वाले में आप ग्रीन यूज नहीं कर सकते, या तो येलो यूज करोगे या तो रेड यूज करोगे। मतलब समझ में आ गया कि किन्हीं भी दो में लगातार सेम कलर नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए हमें नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन निकालने हैं कि कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो पहली जगह पे आपने कितने रख दिए? 3। पहली जगह पे आप रेड भी कर सकते हो, ग्रीन भी कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहां पे एक कलर फाइनल कर दिया है तो यहां पर कलर करने के लिए आपके पास कितने बच रहे? 2। रेड अगर आपने यहां पे रखा है तो रेड नहीं रख सकते ना, या तो ग्रीन रखोगे या तो येलो रखोगे। ठीक, यहां पे 2 बचेंगे। अब दिमाग में आता है कि सर यहां पे 1 आएगा क्या? नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि अगर आपने रेड यहां पे रख दिया है तो यहां पे ग्रीन रख सकते हो। और मान लो यहां पे ग्रीन रख दिया है तो आप बस ग्रीन नहीं रख सकते ना, येलो या रेड में से तो कोई भी रख सकते हो। तो यहां पे भी कितने रख सकते हो? 2। यहां पर भी कितने कलर रख सकते हो? 2। तो बस यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। करेक्ट आंसर विल बी 24। हो गया, ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछे गए थे। अब सीसैट की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी आपको। इस बार के पेपर ने हिला दिया है आप सभी को, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 14 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे क्या आप? अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई आंसर दे तो। हाँ जी, चलिए मैं समझाता हूं क्या है क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स? केवल हमें 25 रन्स बनाने हैं। स्कोरिंग सिंगल रन्स, या तो सिंगल दौड़ो, या तो चौके मारो, या तो छक्के मारो। 2 रन नहीं दौड़ने हैं, 3 रन नहीं दौड़ने हैं, केवल सिंगल बनाओ या चौके मारो या छक्के बनाओ, और सबको मिलाकर कुल मिलाकर कितने रन बना लो? 25 रन बना लो। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझना। 6 मारेंगे हम, ठीक है, या चौका मारेंगे, या तो 6 मारेंगे, या तो चौका मारेंगे, या तो सिंगल लेंगे। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है कि हम सारे के सारे छक्के मारे, तो मैक्सिमम कितने छक्के मार सकते हो? 4 छक्के मार सकते हो। जब 4 छक्के मारोगे तो चौके कितने मारोगे? एक भी नहीं। 6 चौके 24 बन चुके हैं, चौके मारने की जरूरत नहीं है, तो सिंगल लोगे। कितना सिंगल लोगे? 1। ये कितनी कंडीशन हो गई मेरे भाई? एक कंडीशन। एक कंडीशन ये हो सकती है कि हम 4 छक्के मार दें, 0 चौके मारे और 1 सिंगल ले लें, तो हमारे 25 रन बन सकते हैं। ठीक, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि 4 की जगह हम कितने चौके मारे? केवल 3 चौके मारे, 3 छक्के मारे, सॉरी 3 6 मारे। तो 3 गुणे 6 कितना हो गया? 18। 18 हो गया। जब 18 हो गया तो अब हमारे पास रन कितने बचे? 7। 7 रन आपको बनाने हैं, तो 7 रन बनाने में आप 2 कंडीशन लगा सकते हो। 7 रन बनाने में आप हो सकता है कि एक भी चौके ना मारो, 7 के 7 सिंगल ले लो, या हो सकता है कि आप एक चौका मारो। तो जब 3 छक्के मारे, 0 चौके मारे, 7 रन सिंगल दौड़े, तो एक कंडीशन हो गई। या फिर जब आपने 3 छक्के मारे, 1 चौका मारा, तो 3 छक 18, 18 4 22, और आपने 3 सिंगल लिए, तो आपको 2 कंडीशन मिल गई। तो यहां से आपको कितनी कंडीशन मिलेंगी? 2 मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात?
सिंगल बाद वाला तो सिंगल ही बच रहा है, तो सिंगल वाले को छोड़ दो, केवल चौके और छक्के देखो बस, ठीक। उसके बाद हो सकता है कि आपने केवल 2 ही छक्के मारे हो, तो केवल 12 रन छक्के से बनाए। चौके कितने मार सकते हो फिर आप? 12 और 13 25, 13 रन बचे। 13 रन में आप कितने चौके मार सकते हो? 3 चौके मार सकते हो। तो एक बार कंडीशन हो सकती है कि 0 चौके मारो, एक बार कंडीशन हो सकती है 1 चौका मारो, एक बार कंडीशन 2 चौके मारो, एक बार कंडीशन 3 चौके मारो। टोटल कितने चांसेस मिल गए फिर से? 4। बाकी जो बच रहे हैं वो सिंगल से कवर हो रहे हैं, तो सिंगल को बिल्कुल छोड़ दो, हो गया ना। इसके बाद हो सकता है कि आप एक ही छक्का मारो, एक ही छक्का मारो, एक ही छक्के मारोगे, कितने रन बचेंगे आपके पास? कितने रन बचेंगे आपके पास? 19 रन। 19 में आप मैक्सिमम कितने चौके मार सकते हो? 4 चौके मार सकते हो। जब 4 चौके मार सकते हो तो 0 1 2 3 और 4, इतने तो चौके मार सकते हो, ठीक। तो यहां पे आपको कितनी पॉसिबिलिटी बन गई? 5 पॉसिबिलिटी बन गई। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप एक भी छक्के ना मारो, सारे के सारे रन चौके और सिंगल से ले लो। 25 रन बनाने, 25 में मैक्सिमम कितने छक्के मार सकते हो? 6 छक्के मार सकते, 6 चौके मार सकते हो। तो 0 मारो या 2 मारो, 1 मारो या 2 मारो या 3 मारो या 4 मारो या 5 मारो, 5 चौके 20, 6 भी तो मार सकते हो ना, ठीक। तो यहां पे आपकी कितनी कंडीशन बन गई? 7। कितनी कंडीशन बन गई? 7। सबको जोड़ दो, 3 3 4 7, 7 7 14, 14 और 5 19 कंडीशन टोटल बन सकती हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की। ऑप्शन नंबर बी हमारा 100% सही है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, सारी की सारी पॉसिबिलिटी जो जो बन सकती थी वो मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। क्लियर? आ गया है समझ में अच्छे से? यही सारी कंडीशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ट्रैफिक रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रैफिक रूल से नहीं है, वैसे तो मैथ्स का क्वेश्चन है, एचसीएफ एंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, बस इसमें भी आप लोग गलती ना करें। मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूं क्योंकि दिखूंगा नहीं, फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा। फिर आंसर बताएं इस क्वेश्चन का, दे सकते हैं क्या आप में से कोई? थोड़ी सी लेंदी क्लास हो जाती है इसी सेट की, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। 3 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल होता है और फिर लाल से हरा हो जाता है। पहले रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड, यही हो रहा है, ठीक। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, the second signal takes 39 seconds and the third signal takes 60 seconds to change the color from green to red। ध्यान से सुनिएगा, 25 सेकंड में पहला वाला ग्रीन से रेड हो रहा है, दूसरा वाला 39 सेकंड में, और तीसरा वाला 60 सेकंड में ग्रीन से रेड हो रहा है। द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम, यानी कि अगर 25 सेकंड में वो ग्रीन से रेड हुआ है तो अगले 25 सेकंड में वो ग्रीन से वापस रेड, रेड से वापस ग्रीन हो जाएगा। हर चीज की 25-25 सेकंड की ड्यूरेशन है। अब आगे क्या कह रहा है? अगर ये दोपहर 2 बजे एक साथ ग्रीन हुए थे तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट? ग्रीन से वापस ग्रीन में आना है, ये ध्यान देना। एसएससी वगैरह के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे नॉर्मली कह देते हैं कब चेंज होगा, तो आप लोग सीधा सीधा काम करते हैं 25, 60 और 39 का एलसीएम निकाल लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इस चीज को ध्यान से समझना। तो इसमें यह हो रहा है कि 25 सेकेंड में वो जो है वो ग्रीन से रेड होता है, तो वापस से ग्रीन कब होगा? अगले 25 सेकंड में। 25 सेकंड में अगर ग्रीन से रेड हुआ तो रेड से ग्रीन कब होगा? अगले 25 सेकंड में। यानी कि पहला वाला 50 सेकंड में, 50 सेकंड बाद ग्रीन से ग्रीन होता है, हर 50 सेकंड बाद ग्रीन से ग्रीन होता है। दूसरा वाला 39 में ग्रीन से रेड हुआ तो रेड से वापस ग्रीन कब पहुंचेगा? 39 गुणे 2 यानी कि 78 सेकंड। तीसरा वाला 60 और अगले 60, 120। इन तीनों का निकाल देना है आपको एलसीएम, बस। और इन तीनों का एलसीएम निकालने के बाद, ये सेकंड में है ना, हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या होगा? 120 में क्या नहीं आता जो 50 में आता है? क्या नहीं आता? 5 5 12 5 10 से डिवाइड होता है, यानी कि 5 नहीं आता। तो एक बार 5 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है, एक बार 5 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। उसके बाद 78 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 8 7 15 3 से डिवाइड होता है। 6 से ये होता है 20 बार, और ये 6 से होता है 13 बार। यानी कि क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी? 13 मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, एलसीएम निकलेगा। एलसीएम का भी शॉर्ट ट्रिक होता है, आप पढ़िएगा मेरी एचसीएफ एंड एलसीएम की क्लासेस, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ओके। अब
ये सेकंड में ना, हमें मिनट में चाहिए तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, जब 60 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितने हो गए? 130 मिनट। 130 मिनट का मतलब क्या हो जाता है? 2 घंटे और साथ में 10 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट आ गए। 2 घंटे 10 मिनट 2 बजे से 2 घंटे 10 मिनट बाद का मतलब हो जाता है 4:10 छोटे छोटे बट अच्छे लेवल के क्वेश्चन। क्लियर? एलसीएम निकाल के आंसर दे देना था और कुछ भी नहीं करना था। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उसी सीसाइड के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय खान सर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था जो हमेशा एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, अब यूपीएससी में भी पूछा गया, यानी कि आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अच्छे खासे क्वेश्चन मिले आपको रिमाइंडर थ्योरम से। सुने, 85, 87, 89, 91, 95 और 96 को 100 से डिवाइड करना है। अब पूछा गया है क्या? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आएगा? जब इसको 100 से डिवाइड करोगे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। और ये हमने कैसे पहचाना? आप ये देखो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलते हैं। नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा हो, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, यानी कि अंत में कितने शून्य मिलेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं वो डिपेंड करता है 5 into 2 के पेयर। अगर हमें 5 into 2 का एक पेयर मिल रहा है तो लास्ट में 0 आएगा, और 0 आएगा तो वो 10 से डिवाइड होगा। अगर हमें 5 into 2 के 2 पेयर मिल रहे हैं तो लास्ट में 2 0 आएंगे, और जब 2 0 आएंगे इसका मतलब वो 100 से डिविजिबल होगा। 3 आएंगे तो 1000 से डिविजिबल होगा, 4 होगा तो 10,000 से डिविजिबल होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इसके। 5 यहां पे मिल रहा है, 5 यहां पे मिल रहा है, 2 बार 5 मिल गया। 96 में 32 5 बार 2 मिलता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में 2 डिजिट तो मिलने ही मिलने हैं ना। जब 2 डिजिट 0 मिलने हैं इसका मतलब 100 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 100 से कंप्लीटली डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर 0। अब यहां से भी देख सकते हो, काट पीट देना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे 20 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 17 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 19 बार जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 24 बार जाएगा। कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर कितना? 0। ओके, तो यहां से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यूनिट डिजिट का भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कहा ना, इस बार यूपीएससी ने बहुत ही बढ़िया लेवल का सीसेट का पेपर तैयार किया था। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? What is the unit digit in the expansion of this यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट? तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा ना कि यूनिट डिजिट में हमें मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इससे 2 की पावर 9 into 7 into 5 into 3 into 1। आप चाहो तो इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि 2 की पावर में चाहे जितना बड़ा नंबर हो, हमें अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो हमें इस पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कुछ ना कुछ रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर मिलेगा उसी में हमें यूनिट डिजिट देखनी होती है बस। तो जब आपने 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना मिला? 1। जब आपने इसको डिवाइड किया तो यहां पे आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। यहां पे डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, यहां पे मिलेगा 3, यहां पे मिलेगा 1। ठीक, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 गुणे 3 9 हो गया। 9 हो गया तो 2 की पावर 9, 9 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। और 2 की पावर 1, आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है बस। आप सबको मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते थे। 9 सत्ते 63 होता है, 5 गुणे 3 15 होता है, 15 3 45 का 5 कैरी 4, 15 छक्के 90 4 94, 945। जब 200 की पावर 945 में आप यूनिट डिजिट देख रहे हो तो पावर को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 1। और 2 की पावर 1 में आंसर कितना आता है? 2। ओके, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, यूनिट डिजिट। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया था ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ज्यादा यहां पे लगाना है आपको अपना लॉजिक, दिमाग यूज कीजिए। आप लोग यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत शार्प माइंड होता है आप लोग का, एसएससी वालों से अच्छा ही शार्प माइंड होता है। मैथ्स के लिए बस आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक की जरूरत होती है, अदरवाइज आप लोगों का दिमाग बहुत तेज है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तभी यूपीएससी ने दिए थे।
राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़ी, ध्यान से देखना, 10 जोड़ी जूते यानी कि 20 जूते, इस पॉइंट को भी ध्यान देना, 10 जोड़ी जूते यानी कि 20 जूते, 9 जोड़ी सफेद, 18 जोड़ी काले जूते। यदि वह पहनने के लिए लाल जोड़ी के जूते पाने के लिए बक्से से बेतरतीब ढंग से 1 बाई 1 यानी कि पहले एक निकाले, फिर एक निकाले, फिर एक निकाले, फिर एक निकाले, बिना प्रतिस्थापन के यानी कि रिप्लेसमेंट भी नहीं करना है, निकाल लिया तो निकाल लिया, निकाल लिया तो निकाल लिया, वापस से नहीं रखना, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे? अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम। अब सोचना, एक डब्बा रख दूं मैं इसमें, ठीक है, और एक बार में एक जूता निकाल है, पेयर नहीं निकालना, इसलिए मैंने कहा था जूते पे ध्यान देना, पेयर पे ध्यान मत देना, ठीक। एक बार में सिंगल जूता निकालना है, देख लो शूज 1 बाई 1, एक एक करके, ठीक। तो इसमें टोटल 20 रेड शूज हैं, अब शूज बोल रहा हूं मैं, पेयर ऑफ शूज नहीं बोल रहा, 9 व्हाइट शूज हैं और 8 ब्लैक शूज हैं, ठीक, समझना। आपने डब्बे में हाथ डाला, आपने देखा नहीं, पहला जूता निकाला, हो सकता है वही रेड हो सकता है पहली बार में रेड ना हो, दूसरी बार में रेड हो सकता है तीसरी बार में हो सकता है चौथी बार में, पांचवी बार में, छठवीं बार में, 10वीं बार में, 20वीं बार में, 25वीं बार में, लेकिन कभी ना कभी तो रेड आएगा ना। तो वही क्वेश्चन में पूछा है, मैक्सिमम आखिर कितने अटेम्प्ट कर लोगे कि अब तुम्हारे पास रेड आना जरूरी है, और वो भी एक नहीं 2। ये सोचो कि कितनी बार में रेड नहीं आ सकता। ऐसे क्वेश्चन को उल्टे तरीके से सोचो, कितने तरीके से रेड नहीं आ सकता। हो सकता है कि आपने शुरुआत में 8 जोड़ी हैं तो इनको 16 कर दो, पहले तो इनको तो 18 कर दो, इनको 16 कर दो। हो सकता है कि आपने शुरुआत के 16 बार जूते निकाल के बाहर रखे हो और 16 के 16 ब्लैक आ गए, बड़ी खराब किस्मत, 16 के 16 ब्लैक आ गए, अभी भी मन नहीं भरा, आपने अगले 18 बार जूता निकाला और 18 बार भी आपको रेड नहीं मिला, व्हाइट मिल गया। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? 34। अब भी आपको रेड नहीं मिला, आपको यही सारे आपने निकाल दिए। अब जब आप 35वां जूता निकालोगे तो कौन सा निकलेगा? 110% रेड तो निकलेगा ही निकलेगा। 34 जो थे वो आपने निकाल दिए, आपने अदर कलर के निकाल के फेंक दिए हैं, अब आपको कौन सा निकालना पड़ेगा? मजबूरी आपके हाथ में, अब रेड ही आएगा। अगर नहीं आया होगा तो इसीलिए क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा है, हो सकता है पहली बार में आ गया हो सकता है दूसरी बार में आ गया हो, लेकिन मैक्सिमम 34 के बाद तो आपको मिलना ही मिलना है ना। 34 से पहले ना मिले हो सकता है, लेकिन 34 के बाद तो आपको मिलना ही मिलना है ना। तो 35वें अटेम्प्ट में भी आपको मिलेगा, लेकिन 35 आपका आंसर नहीं आएगा। आपका आंसर कौन सा आएगा? 36, क्योंकि जोड़ी जूते पहनने, अकेला जूता, एक सिंगल जूता पहन के थोड़ी ना चला जाएगा, 2 जोड़ी जूते पहनने हैं ना। तो रेड और रेड, 35वें में और 36वें में तो रेड मिलेगा ही मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको कितने अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं? 36। 36 से पहले मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट जब पूछा जाएगा तो मैक्सिमम 36 मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा मेरे समझाने के तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन रिमाइंडर का पूछा गया था, बहुत ही छोटा सा है। क्या शेषफल मिलेगा? बताइए जल्दी से, क्या शेषफल मिलेगा? जल्दी से बताइए। What is the remainder if 2 की पावर 192 is divided by 6? ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। 2 की पावर 192 को 6 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पूछा गया। देखो, जब ऐसा कोई ऑड नंबर होता है ना तो वो आसान होता है, क्योंकि 1 या -1 मिल जाता है। बट ऐसे में नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं है। आप 2 की पावर 1 अलग ले लो, 2 की पावर 191 बचेगा, 192 था, 191 और 192, और डिवाइड करना है 6 से। क्या आप इनको नंबर को काट पीट सकते हो? बिल्कुल काट पीट सकते हो, बस ये याद रहे कि जिस नंबर से काटो उससे बाद में मल्टीप्लाई करना मत भूलना। 2 से डिवाइड किया, 3 बार गया। अब 3 से तो कर सकते हो ना इसको, 3 से तो इसको डिवाइड कर सकते हो ना। 3 से डिवाइड करोगे 2 को तो कितना आएगा? -1। -1 कितनी बार आ रहा है? 191 बार। 191 आने का मतलब -1 ही बचेगा 3 से डिवाइड करने पर। 3 से डिवाइड करने पर अगर फाइनली -1 बचता है, यानी कि 2 की कमी हो रही है, -1 यानी कि 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। बट 2 फाइनल आंसर नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि आपने 6 से डिवाइड नहीं किया, आपने 3 से डिवाइड किया। अगर 6 से डिवाइड करते तो 2 से डिवाइड किया था ना, वापस से 2 मल्टीप्लाई करके आंसर कितना लीजिए? फाइनली 4।
रिमाइंडर थ्योरम है, बहुत डिटेल से मैंने अपने इसी चैनल पे पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर देके बताएंगे सभी लोग। पढ़िए इस क्वेश्चन को और देखिए क्या आपसे ये सॉल्व हो सकता है। क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? एक मूलधन है P, कोई भी एक प्रिंसिपल है, becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, कोई धनराशि P से Q हो जाती है जब वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होती है। If the same principal P becomes Q in 1 year when compound annually with S% annual rate of interest, okay, then which one of the following is correct? Which one is correct? एक चीज समझना ध्यान से। A principal P becomes Q. मान लो प्रिंसिपल 1000 रुपए है, मान लो प्रिंसिपल 1000 रुपए है और ये 1100 रुपए हो जाता है, 1100 रुपए हो जाता है एक साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% एनुअली लग रही है, 10% जो है वो एनुअली लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हाफ ईयरली कर दूं, इसे हाफ ईयरली कर दूं तो 5% और 5% तो ज्यादा ब्याज मिलने लगेगा ना, 10% तो रहेगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब आप हाफ ईयरली जाते हो तो आपकी ब्याज बढ़ जाती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है तो। अगर क्वार्टरली जाते हो तो और बढ़ जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जितनी बार भी आपका ब्याज कंपाउंड होगा उतना ही ज्यादा आपको ब्याज मिलेगा, ठीक। तो अगर दोनों से सेम अमाउंट चाहिए, अगर आपको दोनों से ही सेम अमाउंट में चाहिए है तो एनुअली वाला तो पहले से ही एनुअली है, लेकिन हाफ ईयरली वाले को अगर एनुअली वाले के बराबर करना है ना तो जाहिर सी बात है, सोचो कि जब ये 10% है तो 5% और 5% मिलाकर कितना हो जाता है, 10.25% हो जाता है ना, तो ये ज्यादा हो गया, ठीक। यानी कि हमें आधा करना मतलब और कम करना चाहिए ना। तो हाफ ईयरली को अगर आपको एनुअली के बराबर करना है तो हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम रखना पड़ेगा, तभी तो जाकर वो एनुअली के बराबर हो सकता है। और इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली और अमाउंट में हाफ ईयरली और एनुअली में जो ब्याज मिल रही है वो सेम रखनी है। तो सेम आप तभी रख सकते हो ना जब हाफ ईयरली की ब्याज कम हो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होगा तभी जाके पॉसिबल है कि आप एनुअली वाले की बराबरी कर लो। लेकिन अगर एनुअली और हाफ ईयरली दोनों ही कंडीशन में बराबर हो जाएगा ना तो फिर आपको हाफ ईयरली में ज्यादा ब्याज मिलने लगेगा, क्योंकि हाफ ईयरली में ज्यादा ब्याज मिलता है। जितनी बार भी कंपाउंड होता है उतना ही हमें ब्याज ज्यादा मिलने लगता है। इस वजह से आपका जो हाफ ईयरली वाला रेट होगा वो हमेशा एनुअली वाले से कम रखना पड़ेगा अगर आपको सेम ब्याज चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाफ ईयरली वाला आर है, एनुअली वाला एस है, तो आर को आपको एस से कम ही रखना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन समाप्त, ठीक। तो एक काम कर दे, 20 क्वेश्चन पे ही इस वीडियो को रोकते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट वीडियो देखने में। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 कुल मिला के 34 क्वेश्चंस मिले जो आपको सीसेट के पेपर में पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन मैंने अभी करा दिए। अगर आपको लगे कि आपको और पढ़ना है, आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, 1 घंटे की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं करना चाहता हूं अभी। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका सेकंड पार्ट बना के मैं अपलोड कर दूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ इसी तरह से डिटेल में समझा दूंगा। अगर आप लोग क्लास के बाद कमेंट्स करेंगे तो ठीक है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस सेशन को लाइक करना है और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप अगर डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैथ्स_by खान सर नाम से टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स के लिए ये ग्रुप है।
आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैथ्स से रिलेटेड मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा हूं, चाहे सीसेट के लिए हो, चाहे किसी अदर एग्जाम्स के लिए हो। अगर आपको मैथ्स के कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। बाकी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मैथ्स के किसी भी डाउट के लिए। ठीक, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना आईएएस बनने का सपना जरूर पूरा कीजिए। हम आपकी जो भी हेल्प हो सकती है, मैथ नहीं कर सकते, वो हम आपकी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।